स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, हम एडीओ में जो है वो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सहकारी बैंक, जो आपका आजीविका मिशन के अंतर्गत भी है, सहकारी बैंक और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं में भी सम्मिलित है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और आज हम जो है वो पूरा इसमें न्यू डाटा देखेंगे दोस्तों, पूरी तरह अपडेटेड और न्यू डाटा सहकारी बैंक से संबंधित, और बहुत सारे नए तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप क्लास देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो इसको जरूर बनाइएगा, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो बहुत ढूंढने के बाद मिला है दोस्तों, तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे गुरुकुल एकेडमी के ऐप पर दोस्तों जो एडीओ की परीक्षा होने वाली है 15 जून 2005 की, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है मात्र 699 रुपीज में। कितने में? 699 रुपीज में आपको ये क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी। 699 रुपीज में ये क्लासें आपको मिल जाएंगी, जिसमें सभी वीडियो क्लासेस, उसके पीडीएफ नोट जिसको आप डाउनलोड करवा सकते हैं, 10+ टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंतर्गत मिलेगा, और वो भी पूरी तरह अपडेटेड। आप आज की क्लास देख लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे जो है वो डेमो क्लास के लिंक दिए हुए हैं, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि परचेस करना चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो इसके संबंध में तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 9119495222 9770519143 पर कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने बताया हम सहकारी बैंक पर चर्चा करेंगे, और इसके संबंध में हम बहुत सारे तथ्यों को देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सहकारी बैंक, सहकारी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सह और कारी। मैं ज्यादा इसके वर्ण विच्छेद में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हिंदी का टीचर हूं, इसीलिए और भी ज्यादा जो है वो जिम्मेदारी हो जाती है ना। हिंदी भी मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मुझे सारी चीजें आपको खुलकर बतानी है। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए, सहकारी शब्द का जो अर्थ होता है, सह मतलब साथ में, कारी मतलब कृ धातु से बना हुआ शब्द है, ये प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, करने वाला। तो साथ में मिलकर किसी कार्य को करने वाले को सहकारी कहते हैं। जो साथ में मिलकर कार्य करते हैं, जो ग्रुप, वो क्या कहलाता है? सहकारी कहलाता है। ठीक है, सहकारी बैंक सहयोग व सहकारिता के आधार पर निर्मित एक संस्था है। देखिए दोस्तों, इसमें एक एक फैक्ट पर हम लोग चलेंगे। आप याद रखेंगे कि ये सहकारी बैंक है क्या। सहकारी बैंक वे बैंक है दोस्तों जो ग्रामीण लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जिनकी छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, खाद के लिए, बीज के लिए, कृषि उपकरण के लिए, उनको ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। ये उन्हीं कृषकों के, जो किसान लोग हैं, जो ज्यादा अमीर नहीं है, उन्हीं लोगों का ही ग्रुप है। इसमें दोस्तों एक मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, ये क्या है सहकारी बैंक। इसमें से ये लोग हैं, इन लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छे से बनाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए, ये क्या कि ये इन्हीं लोगों से क्या करवाया गया, धन का क्या करवाया गया, जमा करवाया गया, फंडिंग करवाया गया, और इन्हीं के द्वारा जमा किए हुए धन से जो है वो बैंकिंग कार्य स्टार्ट किया गया, जिसके लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया। इसे ही क्या कहते हैं? सहकारी बैंक। सहकारी बैंक में जो लोग इन्वेस्टर हैं वही मालिक हैं, वही उनके शेयर धारक भी होते हैं, और वही वोट कर सकते हैं। एक शेयर धारक जो है उसका एक वोट गिना जाता है, वो वोट कर सकता है, उसके माध्यम से इसे रेगुलेट किया जाता है। बहुत ढंग से आप इसको याद रखेंगे। जो उनके शेयर धारक हैं, जो उसमें
जिनका फंड लगा हुआ है दोस्तों, जो किसान है वही इसके क्या होते हैं, मालिक होते हैं। और इन्हीं लोगों के द्वारा जो निर्मित ये संस्था है यही कहलाती है क्या, सहकारी संस्था। और सहकारी संस्था चूंकि बैंकिंग के रूप में कार्य करती है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सहकारी बैंक। सभी लोगों के द्वारा मिलकर संचालित किया जा रहा जो बैंक है वो है सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक सहयोग व सहकारिता के आधार पर निर्मित एक संस्था है, इसे ध्यान रखेंगे। प्राचीन समय में क्या होता था, जो उद्योगपति हैं, जो व्यवसायी हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको जो है वो ऋण बहुत आसानी से मिल जाता था, है ना। और जो वाणिज्यिक बैंक है वो इन्हीं लोगों को ऋण देने में तत्पर रहते थे। जो बड़े बैंक है, वाणिज्यिक प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं लोगों को जो है वो ज्यादा ऋण देते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनको सिक्योरिटी रहती है और ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, इसीलिए इनको जो है वो ऋण देने के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु आज भी देखेंगे ये जो है वो ग्रामीण कृषक लोगों को ऋण देने के लिए इनके पास नियम कानून ज्यादा है और उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इनका क्या कामकाज नहीं चलना चाहिए। तो इसीलिए इनके लोगों के द्वारा ही सरकार ने क्या किया, एक जो है वो सहकारी संस्था विकास किया और उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से रेगुलेट करके सहकारी बैंकों को जो है वो क्या किया, संचालित किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान आप रखिएगा। ठीक, ये ग्रामीण कृषकों को विशेष तौर पे जो है वो आर्थिक सुविधा और आर्थिक ऋण उपलब्ध कराती है। आगे हम एक एक चीज को देखेंगे। ठीक, सहकारी बैंक वे बैंक हैं जो लोगों में आपसी तालमेल से सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचालित किए जाते हैं। मैंने अभी बताया सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं। और उन्हें साथ ही साथ ऋण देने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराते हैं और उनसे जमाएं भी करवाते हैं। वो जमा भी करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं दोस्तों, ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, जमा का कार्य तो करते हैं और इसके अलावा ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो सहकारी और गैर सहकारी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। जो छोटे व्यवसाय करने वाले हैं, है ना, ग्रामीण लोग हैं, उनको क्या करते हैं, ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं, खासकर कृषकों को, छोटे व्यवसायी लोगों को। तो इसीलिए इसको आजीविका मिशन के अंतर्गत और ग्रामीण विकास की जो संबंधित योजनाएं के अंतर्गत दोनों में हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये छोटे व्यवसाय के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सहकारी आंदोलन के जनक एफ निकोलसन को कहा जाता है। सहकारी आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है, एफ निकोलसन। ठीक, इसे भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है बाहर के एग्जाम, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के एग्जाम में। इसके थोड़ा सा हम इतिहास पर चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है इससे प्रश्न बनने के। देखिए, सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904 में जो है दोस्तों बना था। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904, ये एडवर्ड लॉ कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर ये बना था। किसके, एडवर्ड लॉ कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर, जिसमें निकोलसन भी एक क्या थे, सदस्य थे। निकोलसन भी क्या थे, सदस्य थे। इन्हीं का ही अपग्रेड रूप आया सहकारी समितियां अधिनियम, सहकारी समितियां अधिनियम 1912। इसी का ही अपडेट वर्जन था दोस्तों सहकारी समितियां अधिनियम 1912। इसको ध्यान रखें। इस अधिनियम के साथ ही साख क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों ने स्वयं को केंद्रीय सहकारी बैंकों के रूप में बदल लिया, जिसमें प्राथमिक सहकारी समितियां और व्यक्तियों को उनके सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। इसी प्रकार नॉन क्रेडिट क्रियाकलाप भी सहकारिता के रूप में आयोजित किए गए, जैसे कि क्रय और विक्रय संघ, विपणन समितियां और गैर कृषि क्षेत्र में हैंडलूम, बुनकर और अन्य शिल्पकार। और जो वर्तमान हम सहकारी बैंक देखते हैं वो इसी से ही जो है वो क्या है, अधिनियमित है।
सहकारी समितियां अधिनियम 1912 के अनुसार ही। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हालांकि इनसे जो है वो आप सिर्फ ये याद रखिएगा इनका एक गठन कब हुआ है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसे याद रख सकते हैं, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हम बात करें विशेषताएं। देखिए पहला विशेषता देखिए, ग्राहक के स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं। ग्राहक के स्वामित्व वाली से तात्पर्य है सहकारी बैंक के जो सदस्य हैं, बैंक के ग्राहक और मालिक दोनों होते हैं। जो सहकारी बैंक के सदस्य हैं वो बैंक के ग्राहक भी होते हैं और मालिक भी होते हैं। मैंने बताया था कि उन्हीं लोगों से ही मिलकर बनता है जो इसमें क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, और जो इसके ग्राहक भी रहते हैं और मालिक भी रहते हैं, इनका वोट भी काउंट होता है। ठीक है, तो ये सहकारी बैंक के सदस्य बैंक के ग्राहक भी हैं और मालिक भी हैं, ग्राहक के स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सेकंड देखिएगा, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण। इन बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों के पास होता है जो लोकतांत्रिक तरीके से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। इनका स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों के पास ही रहेगा। मैंने बताया है आपको, उन्हीं सदस्यों से मिलकर बनेगा और वोट के द्वारा ही जो है वो क्या करते हैं, किसी भी चीज में निर्णय लेते हैं। और सभी शेयर धारकों का जो ग्राहक है वही शेयर धारक है, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, मालिक है, वही ग्राहक है ना। तो उन्हीं का वोट से ही जो है वो निदेशक मंडल का चुनाव होता है और वही इसको रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट मतलब संचालित करते हैं। सदस्यों के पास आमतौर पर एक व्यक्ति एक वोट के सहकारी सिद्धांत के अनुसार समान मतदान अधिकार होते हैं। जो मैंने बताया है ना, किसी को चुनना है, किसी चीज पर निर्णय लेना है, तो इसके हर शेयर धारक के पास एक वोट रहेगा और एक व्यक्ति एक वोट के हिसाब से मतदान करेगा और उसमें जो रिजल्ट आएगा उसी के अनुसार इसके चुनाव होता है, इसका जो है वो निर्णय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाभ आवंटन। वार्षिक लाभ या अधिशेष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आमतौर पर आरक्षित करने के लिए आवंटित किया जाता है और इस लाभ का एक हिस्सा सहकारी सदस्यों को भी कानूनी और वैधानिक सीमाओं के साथ वितरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर लाभ का आवंटन आप याद रखिएगा, इसमें जो भी लाभ प्राप्त होता है, पहली बात तो ये लाभ अर्जित करने वाली संस्था नहीं है, ये लाभ के सिद्धांत पर काम नहीं करती है, ये सेवा के सिद्धांत पर काम करती है, सर्विसेज के सिद्धांत पर जो है वो काम करती है। लाभ के सिद्धांत पर वाणिज्यिक बैंक काम करती है। प्रश्न पूछा गया था, आगे मैंने लिखा हुआ है, बहुत ढंग से एक एक चीज को आप लिखेंगे। तो ये, लेकिन इसमें जो है वो ब्याज की दर होती है, जो इसको संचालित करते हैं, ब्याज प्राप्त होता है, तो वो ब्याज जो है वो लाभ के रूप में इनके पास आता है। तो ये लाभ का एक हिस्सा भी जो है वो सभी लोगों को बराबर रूप से क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप सिर्फ ये ध्यान रखें, लाभ का हिस्सा सहकारी सदस्यों को भी कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से सभी लोगों को बराबर जो है वो वितरित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, वित्तीय समावेशन। उन्होंने बैंक रहित ग्रामीण लोगों के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ता ऋण प्रदान करते हैं। ये सहकारी बैंक की बात कर रही है। बैंक जो है वो दोस्तों ग्रामीण लोगों को बैंकों से जोड़ने में, वित्तीय समावेशन मतलब बैंकों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सस्ता ऋण जो है वो उपलब्ध कराते हैं। आगे देखेंगे, ये अल्पकाल ऋण संस्था के रूप में जाना जाता है, उसी का ही एक ये पार्ट है दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब देखिए सहकारी बैंकों का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले देखिए, ग्रामीण वित्त पोषण और सूक्ष्म वित्त पोषण हेतु ग्रामीण लोगों का वित्तीय पोषण मतलब वित्त की आवश्यकता को उपलब्ध कराना, या सूक्ष्म वित्त पोषण
छोटे छोटे जो जरूरतें होती हैं, खाद बीज मैंने बताया, छोटे उद्योग उनको स्थापित करना है, तो उनको ऋण की उपलब्धता कराने इनका जो है वो मुख्य उद्देश्य है ना, ध्यान रखेंगे। सेकेंड, आम नागरिकों को बिचौलियों और साहूकारों के शोषण से मुक्त कराना। पहले क्या होता था दोस्तों, जब हम बात करें 1880 में अकाल आयोग 1880 में उन्होंने जब अपना जो रिसर्च किया था, शोध किया था, उसके ऊपर जो उसने संस्तुतियां दी थी, उसमें देखेंगे कि अधिक अकाल के कारण अधिकतर लोग की जमीन जो है वो साहूकार जो है वो हड़प लिए थे। तो और बिचौलियों के कारण, तो इस प्रकार से क्या होगा कि बिचौलिए हटाओ, साहूकारों के शोषण से लोगों को मुक्त कराया जा सके, उनको ऋण सस्ते दरों पे दिया जा सके, उनके ऊपर कोई भार ना हो, कोई बर्डन ना हो, कोई सुसाइड ना करे, ना उनकी जमीन हड़पी जाए। तो ये व्यवस्था लागू की सहकारी बैंकों के माध्यम से। तो ये भी इनका मुख्य उद्देश्य था, आम नागरिकों को बिचौलियों और साहूकारों के शोषण से मुक्त कराना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, देश के किसानों और गरीबों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना। देश के किसानों को, गरीबों को मैंने बताया है ना, सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें सस्ती दर पर जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है सहकारी बैंकों के माध्यम से, जिससे वे बिचौलियों और साहूकारों के शोषण से मुक्त रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बात तीनों एक ही है, बस थोड़े से अलग अलग रूप में ये कही गई है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसके उद्देश्य में शामिल है। आप इसको जब प्रश्न आएगा बहुत ढंग से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद जो है वो आराम से उत्तर दीजिएगा, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ विशेष बातें हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, एक एक चीज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पहला देखिए, सहकारी बैंक कितने भी शेयर जारी कर सकती है। सहकारी बैंक कितने भी शेयर जारी कर सकती है। कितने भी शेयर मतलब, कितने भी मतलब जितने, मतलब शेयर मतलब ग्राहक, जो ग्राहक वहां पर हैं, जो वहां पर रजिस्टर्ड हैं, जो वहां पर पैसा जमा कर रहे हैं, जो ग्राहक है, वो कितने भी हो सकते हैं। कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि 1000 होगा, 2000 होगा, इस प्रकार से कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, एक शेयर होल्डर को एक वोट गिना जाता है, चाहे उसके पास कितने भी शेयर हों। जो एक शेयर जो होल्डर जो होता है उसको एक ही वोट गिना जाता है, चाहे वो कितना भी शेयर उसके पास हो, इसको ध्यान रखिएगा, एक वोट गिना जाएगा। इनके फंड की स्थापना शेयर जारी करके होती है। इनके फंड की स्थापना कैसे होती है, ये शेयर जारी करते हैं। ठीक है, तो जो शेयर धारक हैं वही इनको फंडिंग करते हैं, है ना, उन्हीं से फंड आता है और इनसे ही इनके फंड की स्थापना होती है। जो इसके शेयर धारक है, जिनके पास जितना शेयर है उसके हिसाब से वो पैसा देगा, तो उसके हिसाब से इसके फंड की स्थापना होती है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण साख समस्या के लिए निर्मित है। ग्रामीण क्षेत्र में जो साख की समस्या है, ऋण की जो समस्या है, उसके लिए निर्मित संस्था है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की समस्या के लिए निर्मित संस्था है। नेक्स्ट देखिए, सहकारी बैंक न लाभ न हानि के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए मैंने बताया ये लाभ के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्या हानि के सिद्धांत पर कार्य करेगी, तो कोई भी हानि नहीं चाहेगा दोस्तों, ऐसी में संस्था चल ही नहीं पाएगी। तो ये न लाभ न हानि के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये सेवा के सिद्धांत पर कार्य करती है, सेवा सर्विसेज के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट, यह आरबीआई द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1965 के द्वारा विनियमित होते हैं। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरबीआई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी लागू होते हैं, इसके अलावा सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1965 के द्वारा क्या होते हैं, ये विनियमित होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
सहकारी क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए नाबार्ड सर्वोच्च संस्था है। सहकारी क्षेत्र पर जो सुपरवाइजरी करता है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड क्या है ये हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से हम जानते हैं इसको, तो इसको हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। रेगुलेट कौन करता है? विनियम 1949 के द्वारा होता है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1965। लेकिन जो नाबार्ड है वो सुपरवाइजरी करती है दोस्तों, वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। तो सहकारी क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए नाबार्ड जो है वो क्या है? सर्वोच्च संस्था है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर देखिए, अंतर भी पूछा जाता है। तो वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में क्या अंतर है? देखिए वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक क्या अंतर है? तो स्थापना के रूप में देखिए ये संयुक्त पूंजी बैंक है, ठीक है। संयुक्त स्टॉक बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त स्टॉक बैंक, संयुक्त पूंजी बैंक है। ये सहकारी संस्थाएं हैं, ठीक है। ये क्या है? सहकारी संस्थाएं हैं। शासन अधिनियम, ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा जो है वो क्या होते हैं? अधिनियमित होते हैं। ये सहकारी समितियां अधिनियम 1965 द्वारा, हालांकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के भी कुछ जो है बंद लागू होते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से सहकारी समिति अधिनियम 1965 द्वारा अधिनियमित है। विनियमन बात करें, प्रत्यक्ष रूप से ये भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आता है वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में। और सहकारी बैंक जो है वो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन कार्य करता है। जो सहकारी बैंक होते हैं वो उस राज्य की सहकारी समितियों का जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार द्वारा जो निर्धारित नियम है, रजिस्ट्रार द्वारा जो निर्धारित नियम है उसके अधीन जो है वो सहकारी बैंक काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के प्रत्यक्ष डायरेक्ट कंट्रोल में है, लेकिन सहकारी बैंक की बात करें तो सहकारी समितियों का जो रजिस्ट्रार है उसके द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन है, ठीक। सेवाओं की व्यापकता देखिए, व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा इनका व्यापक स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि लाभ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो इनके पास लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। ये अपेक्षाकृत कम विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं, ये बैंकिंग सेवाएं तो देते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत वाणिज्यिक बैंक से कम जो है वो इनकी सेवाएं रहती है सहकारी बैंक की। कार्य क्षेत्र देखें, बड़े पैमाने पर संचालन आमतौर पर देशव्यापी, इसका जो संचालन है बहुत बड़े पैमाने पर होता है, देशव्यापी। छोटे पैमाने पर संचालन आमतौर पर एक क्षेत्र तक, एक राज्य तक जो है वो सीमित रहता है। हालांकि इनको भी अधिकार है, परंतु ये एक छोटे से क्षेत्र में या राज्य में ही सीमित रहते हैं। जमाए राशि पर ब्याज दर जो जमा की जाती है, तो सरकारी बैंकों की तुलना में जमाए राशि पर कम ब्याज दर प्रदान करते हैं। देखिए सरकारी बैंक जो है वो, सरकारी बैंक में आप जो जमा करेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, और प्राइवेट सेक्टर की बैंक में आप जमा करेंगे या वाणिज्यिक बैंक में जमा करेंगे वहां पर कम ब्याज दर लगेगा। जमा राशि पर अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर, यहाँ पर सहकारी बैंक में जब आप पैसा जमा करेंगे तो ब्याज दर जो है वो आपको अधिक मिलता है, ठीक है। अधिक अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर आपको मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन आप यदि ऋण लेते हैं तो आप खुद सोचिए, वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेंगे तो आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, सहकारी बैंक से यदि आप ऋण लेते हैं तो आपको कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए जो है वो सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है, क्योंकि कम ब्याज दर में जो है वो ऋण प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। छोटे छोटे जो उनको उद्यम स्थापित करना है, कृषि के लिए ऋण चाहिए, वो सुगमता से मिल जाते हैं और उनका कार्य चल जाता है, ठीक। मुख्य कार्य देखिए, मुख्य रूप से उद्योग, व्यापार और वाणिज्य को अल्पकालीन वित्त प्रदान करते हैं, जिसमें निर्यात आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं।
उद्योग आमतौर पर कृषकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आमतौर पर सहकारी बैंक कृषकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा छोटे ग्रामीण लोगों के छोटी छोटी जो जरूरत होती है उसको लिए भी जो है वो ऋण प्रदान करते हैं। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। उधारकर्ता, वाणिज्यिक बैंक के उधारकर्ता केवल खाता धारक होते हैं और उनके पास मत देने का कोई अधिकार नहीं होता है, इसलिए उनका इन बैंकों की ऋण नीति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो भाई आपने अकाउंट खुलवाया, आपको ऋण लिया, उसकी नीति और अनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सहकारी बैंक में जो उधारकर्ता सदस्य हैं वो शेयर धारक होते हैं, इसलिए उनकी मतदान शक्ति के कारण बैंकों की ऋण नीति पर उनका कुछ नियंत्रण होता है। मैंने बताया जो शेयर धारक हैं वही उनके मालिक होते हैं, तो उनका जो है वो मतदान करने की शक्ति उनके 1 वोट गिनी जाती है, इसीलिए उसमें जो है बैंकों की नीति में उनका नियंत्रण होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऋण देने में लचीलापन, वाणिज्यिक बैंक ऋण देने के विकल्पों के मामले में अधिक सख्त नहीं होते हैं। सहकारी समितियों के सख्त नियमों के कारण सहकारी बैंकों के पास लचीलेपन की अधिक गुंजाइश नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये किसी को भी अगर ऋण दे दें तो वैसी स्थिति में इनको वसूलने के लिए इनके पास जो है वो पर्याप्त क्षमताएं भी नहीं है, है ना। तो इनको बहुत सोच समझकर जो है वो ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये दोनों में अंतर था, बहुत महत्वपूर्ण आज क्लास है दोस्तों। एक एक चीज आप बहुत ढंग से पढ़ते रहिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए, सहकारी बैंक की संरचना की बात करें, ये संरचना हम ओवरऑल इंडिया लेवल पर देख रहे हैं। सहकारी बैंकों की संरचना, तो सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत 2 क्षेत्रीय बैंक होते हैं, एक अनुसूचित बैंक और एक गैर अनुसूचित बैंक होता है। ठीक है, एक अनुसूचित बैंक और एक होता है गैर अनुसूचित बैंक। हम लोग अनुसूचित बैंक की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुसूचित बैंक 3 भागों में, एक अनुसूचित व्यवसायिक बैंक होता है, एक अनुसूचित सहकारी बैंक होता है और एक विकास बैंक होता है। ठीक है, एक अनुसूचित व्यवसायिक बैंक है ना, एक अनुसूचित सहकारी बैंक और एक विकास बैंक होता है अनुसूचित बैंक के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद देखिए अनुसूचित सहकारी बैंक की बात करें तो अनुसूचित सहकारी बैंक में एक होता है कृषि सहकारी बैंक, एक होता है गैर कृषि सहकारी बैंक। कृषि सहकारी बैंक, एक होता है गैर कृषि सहकारी बैंक। कृषि सहकारी बैंक के अंतर्गत देखें तो एक होता है अल्पकाल ऋण की सहकारी संस्थाएं। अल्पकालिक की ऋण जो कम समय के लिए 1 से 1.5 साल के लिए जो ऋण प्रदान करते हैं, अल्पकाल ऋण की सहकारी संस्थाएं। और इसके अंतर्गत होती है दीर्घकाल ऋण की सरकारी संस्थाएं जो 1 साल से लगाकर 25 साल तक के लिए ऋण प्रदान करती है। तो इसी में दोस्तों कृषि सहकारी बैंक में अल्पकाल ऋण की सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत ही 3 भागों में ये संचालित होता है, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख समिति। ठीक है, और ये तीनों स्ट्रक्चर ही जो है वो राज्य में संचालित हो रहे हैं और इन्हीं को ही हमको पढ़ना है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक स्तर पर कृषि साख समिति। ठीक, देखिए पहला, भारत में पहला सरकारी बैंक, भारत में पहला सहकारी बैंक कौन सी है? अन्योन्या सहकारी बैंक। ठीक है, अन्योन्या कोऑपरेटिव बैंक था जिसकी स्थापना 1889 में वडोदरा गुजरात में हुई थी। यह अब संचालित नहीं है। तो भारत में पहली जो सहकारी बैंक है वो है अन्योन्या सहकारी बैंक, जिसकी स्थापना वर्ष 1889 में वडोदरा गुजरात में हुई थी और अब वर्तमान में यह संचालित नहीं है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी में ही हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे राज्य सहकारी बैंक, जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जिसको अपेक्स बैंक कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन अध्यादेश क्रमांक 2000/4 की उपधारा 4.2 के अंतर्गत
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप बैंक को 30 अक्टूबर 2000 को एक अलग इकाई के रूप में पंजीकृत किया गया और 1 अप्रैल 2001 से बैंकिंग सेवाएं शुरू किया गया, जिसको छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक के नाम से हम जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के अंतर्गत 11 अगस्त 2010 को बैंक को लाइसेंस संख्या आरपीसीडी के तहत लाइसेंस जारी किया था, जिसमें बैंक का परिचालन क्षेत्र संपूर्ण भारत निर्दिष्ट किया गया था, जबकि उप विधि संख्या 1 के अनुसार बैंक का परिचालन के क्षेत्र केवल छत्तीसगढ़ राज्य तक ही सीमित है। हालांकि बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर कोई शाखा या कार्यालय नहीं खोला है। इसको आप याद रखेंगे, ये मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप 30 अक्टूबर 2000 को एक अलग इकाई के रूप में पंजीकृत किया गया, जो 1 अप्रैल 2001 से बैंकिंग व्यवसाय शुरू किया गया है, जिसको राज्य सहकारी बैंक छत्तीसगढ़ के नाम से हम जानते हैं, अपेक्स बैंक के नाम से हम जानते हैं। इसको लाइसेंस कब मिला? 11 अगस्त 2010 को बैंक को लाइसेंस जो है वो मिला था। ध्यान रखिएगा, ये आप एक बार याद रखेंगे, फैक्ट वाली चीजें हैं। ठीक है, मैंने कहा कि इसे जो है वो छत्तीसगढ़ के बाहर भी शाखाएं खोलने की परमिशन थी, परंतु ये छत्तीसगढ़ में ही चल रहा है। वो जानते हो क्षेत्रीय बैंक है, वो क्षेत्र में ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक राज्य का अपना राज्य सहकारी बैंक होता है। ध्यान रखेंगे, सभी राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक होगा, जो इस विशेष राज्य में सहकारी बैंकों के लिए शीर्ष निकाय है। जो किसी भी राज्य में सहकारी बैंकों के लिए जो राज्य सहकारी बैंक होती है, वो क्या होती है? शीर्ष निकाय होती है, सबसे बड़ी। उसके बाद जिला सहकारी बैंक, उसके बाद प्राथमिक कृषि साख समिति। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग सारी चीजें इंक्लूड करेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे, डिटेल, भारत सरकार सर्वे, A to Z। नेक्स्ट देखिए, मुख्य रूप से कृषि ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। मुख्य रूप से ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को, ठीक है, कृषि क्षेत्र वाले किसानों को और ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। ठीक, ये राज्य स्तर पर कार्य करते हैं, मैंने अभी बताया। यह एक तरफ आरबीआई एवं नाबार्ड तथा दूसरी तरफ केंद्रीय एवं जिला सहकारी बैंक एवं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ये दोस्तों आरबीआई, नाबार्ड और जो जिला सहकारी बैंक है और प्राथमिक कृषि साख समिति है, उनके बीच मध्यस्थ के रूप में जो है वो कार्य करता है। आप जानते हैं ऋण का जो फ्लो होता है राज्य सहकारी बैंक से जिला सहकारी बैंक, जिला से फिर ये प्राथमिक कृषि साख समिति के जरिए लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक जो है दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत रेगुलेट होता है। ठीक है, ये जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत रेगुलेट होता है, इसको भी याद रखना। इसके अलावा मैंने बताया था जो अधिनियमित होता है वो जो राज्य सहकारी समितियां होती हैं उसके रजिस्ट्रार हो जाए राज्य में, उस रजिस्ट्रार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके द्वारा अधिनियमित होता है। नाबार्ड दोस्तों, यहाँ पर नाबार्ड को भी आपको याद रखना है। नाबार्ड इसकी सुपरवाइजरी बॉडी है। सुपरवाइजरी कौन करती है? नाबार्ड द्वारा किया जाता है। मतलब इसको ऋण की आवश्यकता होगी तो ये नाबार्ड से जो है वो ऋण के लिए मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इन सभी कंडीशनों को आप याद रखेंगे, तब जाकर आपकी जो है वो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक, चलिए अब देखें राज्य में सहकारी बैंक की कितनी शाखाएं हैं। देखिए राज्य में सहकारी बैंक की कितनी शाखाएं हैं। एक देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहयोगी बैंक पंडरी शाखा, छत्तीसगढ़ राज्य सहयोगी बैंक पंडरी रायपुर में एक शाखा है। पंडरी कहां पर है? रायपुर में एक शाखा है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भिलाई वाली शाखा जो दुर्ग जिले में आती है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक ये दोस्तों इसमें ये शायद रायपुर में ही आएगा, इसमें शायद कुछ मिसिंग है ना, रायपुर के अंतर्गत ही आएगा। ये वेबसाइट में ऐसे ही दिया हुआ है और इसको मैंने ध्यान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जो रायपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ राज्य सहयोगी बैंक रायगढ़ शाखा, ठीक है, रायगढ़ का,
छत्तीसगढ़ राज्य सहयोगी बैंक बिलासपुर शाखा, छत्तीसगढ़ राज्य सहयोगी बैंक मुख्यालय रायपुर। हाँ ये 5 संस्थाएं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये एक संस्था दी गई थी जिसको बाद में शायद डिलीट कर दिया गया था, है ना। या ये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक पूरे छत्तीसगढ़ में रेगुलेट करने के लिए मुख्यालय के रूप में जो है वो हो सकता है। खैर आप इन 5 शाखाओं को ध्यान रखेंगे, इसके बारे में जो भी होगा हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट में सेम टू सेम दिया हुआ है, तो इसको आप अन्यथा ना लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं। ये 5 विशेष तौर पे ध्यान रखेगा कौन कौन सी इसकी शाखाएं संचालित है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अंतर्गत, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों की स्पष्ट रूप से क्लियर है। दोस्तों वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी होगा आपके मन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं हमारा एडियो बैच चल रहा है, जिसको भी लगता है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री उसका हो गया, जियोग्राफी जनजाति वगैरह हो गया, हिंदी आता है, तो यदि उसको पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं, आजीविका संबंधित योजनाएं की क्लास और पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो वो मात्र 499 में हमारे गुरुकुल एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं कोई भी डाउट से संबंधित। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का जो है वो लिंक दिया हुआ है, डेमो क्लासेस का लिंक दिया हुआ है, तो उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे नए डाटा जो बैंक से संबंधित डाटा है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।